नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त को क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का होने वाला वीकली टेस्ट के लिए वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 करने वाले हैं। जो बच्चे सेट 1 नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेट 2 कर लेने के बाद आप लोग सेट 1 कर लीजिएगा और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। आपको हम झारखंड बोर्ड का बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का तैयारी भी कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए बच्चों। ठीक है, जल्दी से आप लोग जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चंस कराएंगे। कुछ इसी तरह से आप लोगों का वीकली टेस्ट का जो क्वेश्चंस पेपर है इसी तरह से रहेगा। 10 ऑब्जेक्टिव 2 अंक के और फिर 6 वो रहेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है ये एक राष्ट्रीय पार्क है, वो कहाँ स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? यानी कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं वो बताना है। तो चिपको आंदोलन से तात्पर्य है कि वृक्ष की रक्षा करना। ठीक है, एक चिपको आंदोलन हुआ था, जो पेड़ पौधा लोग बचाते हैं, वो पेड़ों को चिपक जाते हैं पकड़ के, ताकि कोई पेड़ को ना काटे। पेड़ को काटने से पहले उसे काट दिया जाए, लेकिन पेड़ ना कटे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का तात्पर्य है वृक्षों की रक्षा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो 1973 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1973 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं? दुर्लभ जातियाँ का मतलब होता है कि ऐसा जीव जंतु प्राणी, ऐसा प्राणी जिसकी संख्या एकदम कम मात्रा में है और वो लुप्त होने के कगार पर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जाति यानी कि कौन सा समुदाय जो है जो कि काले हिरण की रक्षा करती है? तो विश्नोई समाज जो है काले हिरण की रक्षा के लिए माना जाता है। ये लोग काले हिरण को सुरक्षित करते हैं, यानी कि इन्हें मारते नहीं है काले हिरण को। ठीक है, विश्नोई समाज जाति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, औसत आय को डैश के रूप से भी जाना जाता है? यानी कि औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है औसत आय को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत आय कहा जाता है। अभी आपको हम बताएं, यानी कि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यानी कि किसी भी देश का विकास हो रहा है वो किस चीज़ पर आधारित है? तो वो प्रति व्यक्ति आय पर। ठीक है, औसत साक्षरता दर पर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों चीज़ पर किसी भी देश का विकास है वो आधारित रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक मंदी की जो शुरुआत है वो बच्चों 1929 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है वो अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी 10 क्वेश्चंस किए हैं। अब हम लोगों का 2 क्वेश्चंस रहेगा 2 अंक का सब्जेक्टिव, उसके बाद 3 अंक का रहेगा, उसके बाद 5 अंक का। तो देखिए, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो गठबंधन का सरकार वो क्या होता है? एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, एक पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी मिलकर जो सरकार बनाती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, तृतीय क्षेत्रक किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्रक का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्रक का जो है ना वो वस्तु के उत्पादन से नहीं होता है, सेवाओं के निर्माण से होता है। सेवा वाला जितना भी कार्य है वो तृतीय क्षेत्रक में आता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए
की सेवा का जो भी चीज़ें हैं वो तृतीय क्षेत्रक में आता है। ठीक है, अब देखिए 3 अंकों का प्रश्न आप लोगों का। वीटो का क्या अर्थ है? तो वीटो का इसका इसका यह मतलब है कि अगर किसी कोई अगर कोई प्रस्तावना है, ठीक है, कोई प्रस्ताव के पक्ष में सभी देश एकमत होकर, यानी ये एक वीटो का मतलब कुछ देशों को मिलाकर एक चीज़ बनाया गया है जिसे वीटो नाम दिया गया है। ठीक है, कुछ उसमें कुछ विशेष देश शामिल है। ठीक है, और कोई प्रस्तावना आता है कि ये काम होना चाहिए, सभी देश मिलकर एकमत हो पर एक देश कहे कि ना ये काम नहीं होना चाहिए। देखिए वहाँ यहाँ पे लिखा है एक देश प्रस्तावना के पक्ष में नहीं है तो वह एक देश अपने शक्ति का इस्तेमाल कर उस प्रस्तावना को खारिज कर सकता है। मान लीजिए कि पांच आदमी का मिलकर एक ग्रुप बनाया गया है जिसका वीटो नाम है। ठीक है, और सब ये पांचों 4 देश मिलकर एक काम करना चाहता है और एक व्यक्ति जो है इसमें से वो कहता है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए। तो इसके जो एक व्यक्ति जो बोला वो उसके बोलने से यानी कि वो काम रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि पांचों का सहमति होना चाहिए, इसे ही कहते हैं वीटो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर वाला। भूमंडलीय कृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है? तो भूमंडलीय कृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में मुख्यतः तीन कारक उत्तरदायी है। तो कौन से 3 कारक है? तो व्यापार, ऑप्शन नंबर पॉइंट क में लिख देंगे व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का। ठीक है, उसके बाद पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का। ठीक है, वैश्विक आवाजाही का। तो 3 नंबर वाला हो गया, 3 अंकों का हो गया। अब 5 अंकों का करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस होंगे, 5 नंबर का टोटल हो जाएंगे 10 अंक। आप लोगों का वीकली टेस्ट में सेम इसी तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का, महामंदी के कारणों का व्याख्या करें। यानी कि महामंदी जो आया था उसका व्याख्या करना, जो महामंदी आया था उसका हमें क्या करना, व्याख्या करना। तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो महामंदी कैसे आई थी, इसमें क्या क्या हुआ था वो हमें बताना है। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। यानी कि कोई भी मतलब सामान को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जा रहा था। ठीक है, 1930 तक तैयार माल जो माल बनाया गया था, इतना बड़ा भंडार एकत्रित हो गया क्या था, इतना ज़्यादा सामान बन गया था कि उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। ठीक है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं था ब्रिटेन और अमेरिका में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादनों की कीमतें गिरने लगी। यानी कि किसान लोग बहुत ज़्यादा सामान उत्पादन किए थे, वो बिक्री नहीं हो रहा था, तो जिसके कारण कीमत गिरने लगा। किसानों ने अपनी घटती आय, ठीक है, यहाँ पर आय लिखाएगा आप नहीं आय, ठीक है, आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिए, किंतु इसे खरीदने वाला कोई नहीं था। यानी कि मान लीजिए कोई भी किसान अगर अपना आय बढ़ाने के लिए क्या करेगा, सामान को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाएगा, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा। कीमतें और गिरने लगी, यानी कि कीमत 10 रुपया से गिरने के 7 रुपया 6 रुपया, यानी कीमत गिरने लगा। खरीदने के अभाव से कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। यानी खरीदने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण कृषि उपज जो है वो सड़ने लगा। उसके बाद पॉइंट तीसरा है, संकट से पूर्व बहुत से देश ने अमेरिका से कर्ज लिया था। ये संकट आने से पहले, आर्थिक मंदी आने से पहले अमेरिका से बहुत देशों ने क्या लिया था, कर्ज लिया था, जो घटकर केवल चौथाई रह गई थी, जो घटकर पूरा चौथाई रह गई थी। जो देश अमेरिका कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उसके सामने गहरा संकट हो गया। जो देश की अमेरिका से कर्ज लेकर उसी पर निर्भर था, वो एकदम गहरा संकट में चला गया वो देश। ठीक है, उसके बाद यूरोप के कई बड़े बड़े बैंक धाराशाही हो गए।
कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूली करने लगी। यानी कि जो सामान का आयात और निर्यात होता था उस पर जो कर लगता था वो 2 गुना कर दिया गया, ज़्यादा वसूली करने लगा। उसके बाद 5वां पॉइंट है, अमेरिका के शेयर बाजार भी सोपरों की कीमत से गिरावट आ गई। यानी कि शेयर बाजार में भी गिरावट आ गया। बजट से वहाँ के लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें बताना है। तो पॉइंट का है हम लोगों का, औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में कपास का उत्पादन फैलने लगा और उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योग की रक्षा करे। ब्रिटेन ने आयातित कपड़ों पर, जो आयातित कपड़ा होता था, कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दी गई। फलतः वहाँ भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। ठीक है, भारतीय कपास का जो आयात था वहाँ पर नहीं होने लगा, यानी कि कम होने लगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ख नंबर है, 19वीं सदी के आरंभ से ही ब्रिटेन कपड़ा उत्पादन अन्य देशों से भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। यानी कि ब्रिटेन जो है उस समय जो है अन्य देशों से भी अपने कपड़ों के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। यानी दूसरे देशों से भी मतलब कि भारत को छोड़कर दूसरे देशों से अपना वो कारोबार शुरू करने लगे। ब्रिटिश मशीनों द्वारा बने कपड़े ने भारतीय कपड़ा उद्योग को अपने घर में ही भारी स्पर्धा में डाल दिया। यानी कि ब्रिटिश मशीनों जो थे उससे कपड़ा अच्छा बनता था। ठीक है, स्टाइलिश कपड़ा बनाया जाता था। ठीक है, और उस समय भारत में तो सूती कपड़े का जो निर्यात होता था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सूती कपड़ों के निर्यात में लगातार गिरावट आने लगी। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत 30% था। ठीक है, 1800 में। उसके बाद 1815 आते आते घटकर 15% ही रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें बता देना है कि औद्योगिकरण पर कि भारत पर क्या असर पड़ा था। ठीक है, तो अभी हमने आपको 16 क्वेश्चंस कराए हैं। ये 16 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके वीकली टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 अगस्त को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।